brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन शिव प्रकाश पांडे जी और रामपुर के जाने माने वकील और पूर्व डीजीसी अरुण प्रकाश सक्सेना जी। दोनों ही काबिल वकील हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे आजम खान के सारे केसेस के बारे में, क्योंकि लंबे समय से ये दोनों ही वकील जो हैं आजम खान के केसेस से जुड़े रहे हैं। 2019 से 25 आ गई, सारे केस की उनको जानकारी है। इनसे हम जानेंगे दो पैन कार्ड के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को 7-7 साल की सजा हुई। पांडे जी, मैं भी केस स्टडी करके आया कि उनका ये कहना है एक ही मामले में 2 बार सजा की गई। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत भी हुई। ये दोनों केस सर अलग अलग कैसे हैं सर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, एक मामला जो पहले जिसमें हाई कोर्ट में लंबित है माननीय उच्च न्यायालय में, वो 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है, और ये दूसरा मामला जो 2 पैन कार्ड से संबंधित है जिसमें अभी सजा हुई है। आपका ये कहना कि 2 मामले दोनों एक हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों मामले अलग अलग हैं। किसी आपराधिक घटना के संबंध में घटना का समय, स्थान, दिनांक से सहित ये देखी जाती है कि प्रकृति भले मिलती जुलती हो परंतु उसका अपराध करने का तरीका और अपराध अलग अलग हुआ हो। ये दोनों मामले अलग अलग हैं। और वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी इनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था विगत वर्षों में कि ये मामले एक हैं, लेकिन इनको कभी सफलता नहीं मिली। अगर ये दोनों मामले एक होते तो निश्चित रूप से जुडिशियल सिस्टम में इनको जो है इस बात का वो मिलता कि ये दोनों मामले एक हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला था वो उसमें ये अगर ये देखा जाए तो कि पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट उनका बना था उसमें 1/1/93 की जन्मतिथि थी। जन्म स्थान रामपुर का था। 22 वर्षों तक इनके द्वारा उसका उपयोग किया गया विभिन्न तरीके से। और इसमें जो आजम खान साहब, श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम, तीनों लोग आरोपित हुए थे। तीनों लोग वेल क्वालिफाइड हैं। और 22 वर्षों बाद प्रोसिक्यूशन के अनुसार 1993 के हिसाब से और उनके अनुसार अगर देखा जाए तो 25 वर्ष पे और 22 वर्ष पे ये बात सामने आती है कि नहीं हमारा जन्म स्थान यहाँ नहीं है, बल्कि हमारा जन्म स्थान तो लखनऊ है। और अगर मान लीजिए कि कोई बात भूलती रही होती है या कोई बात ऐसी रही होती है तो जन्म दिनांक बदल सकता था, जन्म स्थान कैसे बदल गया? और इन्होंने जो 1/1/93 के हिसाब से जो सर्टिफिकेट्स बनवाए थे उसका काफ़ी उपभोग किया था। और वो उसके आधार पर ये एक्चुअली जो बात हम लोग बतौर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हम लोगों ने जो देखा, पत्रावलियों को पढ़ा, देखा, तो उससे ये बात सामने आई। अगर उसका संबंध जो उनकी चुनाव याचिका से भी लिया जाए, जो 2017 में के बाद चुनाव याचिका जो दाखिल हुई थी, जिसमें वो जिन ग्राउंड पर उनकी चुनाव याचिका खारिज हुई थी, इन सब बातों को देखा जाए तो इस प्रकार का ये अपराध है कि देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन ये इस प्रकार का अपराध है कि इसमें मेंसरिया आपराधिक दुराशय की झलक होती है। और कोई भी कार्य अगर आपराधिक दुराशय से होता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। हम एक बैंक के चेक पर दस्तखत बना करके, जैसे भी उल्टे सीधे दस्तखत बना करके अपने पास ही रखे रहें और उसका कहीं से उपयोग करने की बात नहीं आवे तो कहीं समाज में नहीं जाता, कहीं कोई अपराध की बात नहीं। लेकिन जब हम उसको किसी रूप में कोशिश करते हैं जो कि एक आपराधिक दुराशय के अनुसार, तो एक अपराध बन जाता है। हुआ क्या कि 1/1/93 के अनुसार, जैसा कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके अनुसार इनकी आयु 25 वर्ष की योग्यता नहीं हो रही थी विधानसभा चुनाव में। और उसके पहले 2 वर्ष पहले और इनके द्वारा एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है 1/1/93 को इग्नोर करके कि अब हमारा 30/9/90 को जन्म हुआ है, उसके आधार बनवाया जाता है। और आप दस्तावेज देखेंगे तो दस्तावेज में ये मिलेगा, दस्तावेज के आधार पर ही ये सब बातें हैं। दस्तावेज में मिलेगा कि 19 जनवरी को प्रार्थना पत्र दिया जाता है और 21 जनवरी को इनका जो है उस पासपोर्ट बन जाता है। और 2015 को, और 29 जनवरी 2015 को यहाँ आकर के, रामपुर में आकर के इनका पहले वाला जन्म प्रमाण पत्र खारिज हो जाता है और उसके स्थान पर ये 30/9/90 का एक जन्म प्रमाण पत्र आ जाता है कि अब 30/9/90 की उनकी जन्मतिथि मानी जाएगी। तो ये एक तो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जो है कि 1 वर्ष के बाद अगर कभी कराते हैं तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, उसका इग्नोरेंस हुआ है। आम आदमी क्या बनवा सकता है? नहीं बनवा सकता ना।
ये प्रभाव ही रहा है। और कि ये जन्मतिथि 1193 के स्थान 3099 बन गया और उसका उपयोग कहाँ हुआ? चुनाव में उपयोग हुआ, ठीक है? और अगर इनको प्रॉपर्ली बनवाना था तो विधिक तरीके से सारा वाश आउट किया जाता और उसके बाद तब जाकर के वो होता तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी भी शैक्षिक जो प्रपत्र हैं उनमें इनकी जन्मतिथि 1193 में। एक बड़े मज़े की बात ये है कि 1193 पर आधारित जो इनका पैन कार्ड का मामला था, उससे उन्होंने आयकर विवरणी 2017-18 तक बाद तक दाखिल करी है। और तो कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि मेरा जन्म तिथि ये है, तो ठीक है, जो जन्म तिथि मान लिया आपने 2015 से सारा एक्ट अपन उसी से करते, लेकिन आपने आयकर विवरणी तो बाद में दाखिल करना, दूसरे पैन कार्ड से दाखिल किया था आयकर विवरणी। इसको जन्म तिथि 2 पैन कार्ड, एक जन्म तिथि का 2 पैन कार्ड होना अलग बात है। एक व्यक्तिगत यूज़ के लिए, एक किसी कंपनी की यूज़ के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 पैन कार्ड, एक पैन कार्ड 93 की जन्मतिथि से और एक पैन कार्ड 90 की जन्मतिथि से, उसका उपयोग न करना, इसका उपयोग करना और फिर 90 के आधार 1993 के आधार पर जो इनका पासबुक जारी हुआ था बैंक का, उसमें अपने हाथ से उस पैन कार्ड को प्रिंटेड पासबुक के में पैन कार्ड को काट करके 1990 वाले दूसरे पैन कार्ड का नंबर लिख देना। ये पहले बैंक में चेंज कराओ आप, उसके बाद बैंक से पासबुक लेकर के उसको दाखिल करो। ये अधिकारिता कहाँ रह गई कि आप कटिंग करके करा करके उसको करो। और जो तमाम एविडेंसेस आई हैं, चाहे उसमें पैन कार्ड में वादी तो खैर वादी का तो अपना स्टेटमेंट पूरी तरह से आया हुआ है, इसके अलावा जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जो एविडेंस आई है उसके आधार पर ये बातें स्पष्ट रूप से आएगी कि जो देखो, ये ऐसा अपराध नहीं है कि हमने बना दिया हो, ये ऐसा अपराध है कि अब 463 के एक्सप्लेनेशन में जब जाएंगे तो उसमें है कि अगर हम किसी अधिकारी को जो सूचना देते हैं उसके आधार पर वो बनाता है। हमने मैनिपुलेट किया ना, हमने उनको ये विश्वास में दिलाया। अब विश्वास दबाव में चाहे दिलाया हो, चाहे विश्वास जैसे भी आया हो, तो किसी अधिकारी से या किसी संस्था से भी या किसी अथॉरिटी से अगर कोई चीज़ हम गलत तथ्यों पर कराते हैं तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारी घोषणा होती है ना कि हम जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो कहीं कहीं तथ्य गलत तो नहीं है। तो इस आधार पर आपको ये करना, जो प्रश्न आपने पूछा है कि पैन कार्ड और ये दोनों एक ही हैं, तो एक नहीं है, ये दोनों अलग-अलग घटनाएँ हैं। एक जनवरी में हुई और एक तरह से अगर देखा जाए, काज़ ऑफ एक्शन की डेट भी देखी जाए तो एक मई में हुआ है। मई में पैन कार्ड चेंज हुआ है, पैन कार्ड चेंज हुआ है, मई में चेंज हुआ है उसका, ठीक है? और इसमें चेंज हुआ है। और एक बात और बता दें कि यदि एक बार ये स्थिति स्पष्ट हो जाए कि सब लोगों ने मिल करके ये सोचा कि हम अगर 93 की जन्मतिथि के स्थान पर 90 की जन्मतिथि हो जाए तो चुनाव की योग्यता हो जाती है। वंस ए मीटिंग ऑफ माइंड, मीनिंग देयर बाय कि मेंसरिया डेवलप हो गई। अब वो मेंसरिया के डेवलप होने के बाद से एक अपराध आप जनवरी में कर लो, एक अपराध आप मई में कर लो, एक अपराध आप उसके बाद कर लो, जैसे भी कर लो। लेकिन मेंसरिया का जो उद्भव हुआ है वो पहली बार तब हुआ था जब पैन कार्ड जन्मतिथि का मामला आया था। और एक बार मेंसरिया हो जाए, एक बार आपस की कॉन्स्पिरेसी हो जाए तो फिर उसके बाद वो बाद में भी सब पे वो है और ऐसे एविडेंसेस आई हुई हैं। तो इस तरह से मेरा तो मानना है कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं, जैसा एक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर और एक हमारी टीम ने जो इसको असेस किया, ठीक है, और उसके आधार पर जो हम लोगों ने पाया। सर, मैं एक सवाल इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि आजम खान बार बार कहते नजर आए कि हमने अदालत में सबूत जो पेश किए वो हमारे सबूतों को अनदेखा किया गया। इस बात में कितना दम है सर आपको? देखिए, मेरा मानना ये है कि मेंसरिया इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ क्राइम। आप किस सोच से, किस उद्देश्य के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं और अगर वो प्रोहिबिटेड है तो क्राइम है। देखिए, अब्दुल्ला आज़म खान पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने एमटेक तक की एजुकेशन की है। उनकी नर्सरी से लेके और एमटेक तक में उनकी जन्म तिथि 1/1/1993 है। अगर किसी भी एज का डिटर्मिनेशन अदालत को करना हो, चाहे वो रिटायरमेंट का डिस्प्यूट हो, चाहे किसी नाबालिग बच्ची का हो, किसी महिला का हो, किसी नाबालिग बच्चे का हो, तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखा जाता है मोटे तौर पर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक सेक्शन 94 है, उसमें कहा गया है सबसे पहला स्कूल यानी प्रथम पाठशाला बच्चे की देखी जाएगी कि वहाँ जन्मतिथि क्या लिखी गई है। तो यहाँ अब्दुल्ला आज़म की जन्मतिथि 1/1/1993 लिखी गई थी। उसके बाद जब वो हाई स्कूल यानी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी गार्जियंस के सिग्नेचर होते हैं और वहाँ भी उनकी जन्मतिथि 1/1/1993 रही। उसके बाद वो रिपीटेडली 12th में भी रही और बीटेक और एमटेक में भी रही। तो ये रिकॉर्ड तो एकेडमिक हुआ उनका। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट जो उनके द्वारा स्कूल में एडमिशन के वक्त लगाया गया
और थ्रू आउट एकेडमिक सेशंस में चला, वो रामपुर से जारी हुआ बर्थ सर्टिफिकेट था। उसमें उनकी जन्म तिथि 1/1/1993 ही लिखी हुई है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई क्लरिकल एरर किसी डॉक्यूमेंट में हो गई है तो उसके लिए आपने क्या स्टेप लिए? तो या तो उन्हें उसी दौरान जब वो पढ़ रहे थे वो एजुकेशन में ठीक कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा था नहीं। जब 2015 में के आसपास उन्हें चुनाव लड़ना था, तब उन्होंने अपनी सारी एकेडमिक एजुकेशन को छुपाते हुए, कंसील करते हुए अपना नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। ये नया बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ से बना। लखनऊ से बर्थ सर्टिफिकेट बना नगर निगम से, और उसके लिए एक हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी जो बना क्वीन मैरी हॉस्पिटल से। तो अब्दुल्ला आज़म की तरफ से दिखाया गया कि मेरा जन्म क्वीन मैरी हॉस्पिटल में हुआ था और हम इस बात को रिकॉर्ड पर नहीं ला पाए थे। बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, उनकी मदर ने एफिडेविट दिया और 2 दिन के अंदर उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया गया। जब उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन लड़ने के बाद जो द्वितीय सेकंड कंटेस्टेंट थे नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियाँ, इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया और जो इंटायर डॉक्यूमेंट इन्होंने अपने इलेक्शन फॉर्म में भरे थे अब्दुल्ला आज़म ने, उनको परस्यू किया और जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे वो पेश किए और हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन ट्रायल चला। उस ट्रायल में क्वीन मैरी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड पेश हुआ। उस ट्रायल में नगर निगम द्वारा जो लखनऊ के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया था वो पेश हुआ, रामपुर के द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किए गए थे वो पेश हुआ, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड पेश हुआ और हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि क्वीन मैरी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड जेन्युइन नहीं है, इट सीम्स टू बी फोर्ज। इसके बाद उसको गलत माना गया नगर निगम लखनऊ द्वारा जारी सर्टिफिकेट को और उनकी जन्म तिथि 1990 ही मानी गई। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक जब प्रथम पाठशाला की डेट ऑफ बर्थ 1993 है तो इसके अलावा कोई और मानने का प्रश्न होता ही नहीं। हाई स्कूल में भी यही है और एमटेक तक भी यही है। जिस तरीके से आजम खान बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो सबूत हैं कोर्ट के अंदर उनको अनदेखा किया गया है। देखिए, इसके अलावा सबूतों के तौर पे उनके द्वारा वीडियोग्राफी दिखाई जा रही है, फोटोग्राफी दिखाई जा रही है। आज एआई के ज़माने में कोई भी वीडियो या ऑडियो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूफ होगी? और हमारे सामने अदालत के सामने जब साक्ष्य आते हैं विभिन्न तरह के, तो पहले प्रायोरिटी दी जाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए, एक बच्चा जो अपनी उम्र 1993 से लेकर 2015 तक आया और उसने कहीं भी अपना रेटिफिकेशन नहीं कराया रिकॉर्ड में, और उसके बाद वो आज की कोई वीडियो पेश करता है और ये कहता है कि इंटायर डॉक्यूमेंट ना देखा जाए बल्कि इस वीडियो को माना जाए, तो ये पॉसिबल कानूनन नज़र में नहीं। तो प्रायोरिटी देखी जाती है कि किस डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी दी जाए। मैं पांडे जी एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आजम खान बराबर कहते गए कि छोटे छोटे मुकदमे जो हैं और मुझे टारगेट करके किए गए, ये कितने ऐसे मुकदमे होंगे जो छोटे छोटे वो कहते हैं, और वो क्यों हैं ऐसे छोटे छोटे मुकदमे, क्या ऐसे उसमें खास है? मुकदमा छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि मुकदमा कैसा अपराध हुआ है, किस प्रकार का अपराध हुआ है, उस पे होता है। अगर अपराध ऐसा है कि अब जैसे उनके भड़काऊ भाषण वाले अपराध थे वो एक प्रकृति के आ गए, 15-16 मुकदमे उसके उनके हैं जो कि आए थे। और कुछ एक मामले जो है ये डॉक्यूमेंट से संबंधित मामले हैं, उसमें आपके पैन कार्ड वाले हैं, कुछ और मुकदमे डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं। कुछ सेशन के मामले हैं जो अगर अपराध की गंभीरता है तो सेशन में चले हैं, जैसे डूंगरपुर का मैटर था और आपके यतीम खाना का मैटर था, वो सेशन में चले हैं। तो जिस प्रकृति का जो अपराध था, जिसके साथ जो अपराध हुआ, उसके अनुसार वो मुकदमे चले। अब ये कहा जाए कि छोटे मुकदमे हैं तो नहीं चलने चाहिए, ऐसा तो कहीं है नहीं। आईपीसी में जितने मामले हैं उसके अनुसार जो धारा बन रही है, जो अपराध बन रहा है, उसका परीक्षण करने का विधान है, उसकी विवेचना होने का विधान है, उसमें न्यायालय के समक्ष अपने को जो है पेश होने का विधान है, तो उसके अनुसार चले। अब ये कहा छोटे मुकदमे हैं, बड़े तो जो जैसे मुकदमे हैं वैसे चले। उनके परिवार पे सर टोटल कितने मुकदमे होंगे आजम खान के? पूरे परिवार पे कितने मुकदमे? अब थोड़ा अगर याद हो आपको तो। अब जैसे कुल मिला-जुला करके रहे तो 110-11 थे, तो उसमें काफ़ी 2012 के पहले के भी काफ़ी मुकदमे हैं, जिसमें कई में इन्होंने वापसी करा ली थी और जो क्रिमिनल हिस्ट्री में हम लोगों को डीसीआरबी से देखने को मिली थी। और कई मामले जो हैं वो ऐसे थे जो वापस ले लिए गए थे, और जो कुछ मामले थे
और 2012 के बाद से इनकी संख्या 100 के ज़्यादा ही थी। और वर्तमान में तो 14 मामले तो रामपुर से देखा जाए तो साथ में सज़ा, साथ में रिहा का हो चुका है। और जो रिहा हुए हैं मामले, उसमें स्टेट की तरफ से अपीलें भी कई मामलों में की गई हैं। और 66 या 67 मुकदमे जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ वर्तमान में, वो अधीनस्थ न्यायालय में हैं। और 19 मुकदमे आपके वहाँ सत्र न्यायालय में हैं, जिसमें यतीम खाना का तो सारे मामले हैं और डूंगरपुर के 5 मामले हैं। और एक मामला वो था जो टांडा में 2007 में एक SC/ST एक्ट का मामला हुआ था, जिसमें ऑडियो भाषण देते हुए कुछ बात कही गई थी, तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। और एक मामला गवाह को धमकाने का था, वो हुआ। अरुण भाई, आपसे एक मैं सवाल लेना चाहता हूँ कि आजम खान बार बार कहते हैं कि फर्जी मुकदमे हैं, और फर्जी मुकदमों की बात की जाती है। एक वकील की हैसियत से आपको क्या लगता है इन मुकदमों में कितना दम है? देखिए, मैं आपको बहुत मोटी बात बता दूं, हमारे यहाँ जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और IPC है, इसका टोटल जूरिस्प्रूडेंस का निचोड़ ये है कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए, भले ही 100 गुनाहगार रिहा हो जाए। तो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, बिना किसी संदेह से परे अपना केस साबित करना पड़ता है, तब अदालत उसे सज़ा कर पाती है। आजम खां का केवल मोटे तौर पे कह देना कि मुकदमे फर्जी हैं, ये तो मानने योग्य नहीं है। देखिए, जब कोई वादी अपनी शिकायत लेके आता है, तो शिकायत में वो अपने तथ्य तो बताता ही है, साथ ही साथ साक्ष्य भी देता है। और जब वो तथ्यों के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और डिफेंस उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता कि उसे आखिर किस कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया, क्यों फंसाया गया, तब जाके माननीय न्यायालय उसे सजा कर पाते हैं। और एक न्यायिक अधिकारी को सजा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उसका जजमेंट अपीलेट कोर्ट्स में बार बार स्क्रूटनाइज होता है, उसकी समीक्षा की जाती है। तो ये कहना कि अदालत ने ऐसे ही सजा कर दी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इतनी अरुण भाई, यही सवाल मैं आपसे आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ कि इतनी मुकदमों की संख्या क्यों, आखिर इतनी मुकदमों की संख्या आखिर क्यों हुई, कैसे हुई? देखिए, ऐसा है, आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और वो रामपुर में कैबिनेट मिनिस्टर थे। पूरा उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा बोलबाला था। आम आदमी उनके विरुद्ध शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। जब उनकी सरकार गुजर गई, तब प्रशासन और पुलिस ने उनकी सुनवाई करनी शुरू करी पीड़ितों की, और उनके खिलाफ शिकायतें आई। शिकायतों पर पहले जांच की गई, फिर मुकदमे पंजीकृत हुए और फिर से विवेचना की गई। और विवेचना के बाद जब आरोप पत्र दाखिल हुए कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी साक्ष्य का दोबारा परीक्षण किया। उन्होंने गवाहों की जांच की, उन्होंने सारे प्रपत्रों की जांच की, जो रिकवर्ड मटेरियल हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब रिकॉर्ड पर हैं। उसके बाद जाकर ट्रायलों में उन्हें सज़ा हो पाई। पांडे जी, आजम खान का ये भी कहना है कि इतने पुराने मामले में उनको टारगेट किया गया है, एक अधिकारी के कहने में, 2019 के बाद। क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 2019 के पहले के जो मामले हुए थे, वो संबंधित पीड़ित द्वारा कराए गए थे। जैसे 27 किसान वाला मामला लीजिए, तो 27 किसान वाले मामले के बारे में मैं जो डॉक्यूमेंट से पाया हूँ, ये पाया हूँ कि 2004 में या उसके बाद से जौहर यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई, और फिर कालांतर में ऐसे ही चलती रही, लेकिन वो गति पकड़ी 2012 में के बाद गति पकड़ी। और उसके बाद 2000 जब से अस्तित्व में आई, तभी से तमाम लोगों के ज़मीनें जो हैं चहारदीवारी के कैंपस में हो गई, ठीक है। और कोई ये चल संपत्ति की बात नहीं है, अचल संपत्ति है। अगर ये दस्तावेज में है कि किसी की ज़मीन चहारदीवारी, अब ये जहाँ बैठे हैं वहाँ चहारदीवारी है, तो चहारदीवारी के अंदर अगर आपकी ज़मीन आ जाती है, और जब तो कैसे आई? आपने कब्जा किया, हमने कब्जा किया, तभी तो आपकी ज़मीन आप में आई। ये एक सबूत है, ये दस्तावेजी सबूत है। अब इस कब्जा कर लिया गया, उसके साथ कुछ अपराध हुआ, अब उसके द्वारा मुकदमा बाद में कराया गया है। तो जब उसको थोड़ा-सा ये लगा कि अब हमारी सुनवाई हो जाएगी, तो मुकदमा कराया गया। लेकिन अंततोगत्वा तो ये बात तो सही है ना कि जो उनकी ज़मीनें हैं वो चहारदीवारी के अंदर, यूनिवर्सिटी की चहारदीवारी के अंदर है। तो चहारदीवारी के अंदर हैं, तो कैसे हैं? अगर उस ज़माने में चहारदीवारी के अंदर हैं, आपने खरीद-फरोख्त करी थी, तो क्या विवेचना में ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए आपकी तरफ से कि ये हमने खरीद-फरोख्त करी है, हमने ज़मीन कब्जा नहीं की है, या कोर्ट के समय प्रस्तुत कर पाए? तो ये सब चीज़ें हैं कि आप कहते हैं पुराने मुकदमों में, तो पुराना मुकदमा
ऐसे ही है। अब कोई इसका कोई अधिकारी का दबाव था, आपको लगा कि ऐसा कोई दबाव था किसी अधिकारी का 2019 से? कभी किसी ऐसे विवेचना में ऐसा कोई प्रपत्र नहीं है, किसी गवाह का बयान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं आई सामने आई जिससे ये हो कि अधिकारी का हो। भाई हर व्यतीत व्यक्ति, इतने 27 किसानों में 27 व्यतीत व्यक्ति हैं, सबने अलग-अलग तरीके से अपने-अपने बातें बताई हैं कि मेरा गाटा संख्या, खसरा संख्या फलां है जो चारदीवारी में है, मेरा गाटा संख्या फलां है जो यूनिवर्सिटी के चारदीवारी में है। तो ये लोग हैं और सबूत से जो समर्थित होता है। और यही हाल डूंगरपुर के मामले का है, यही हाल जो है यतीम खाना के मामले का है। ये लोग पीड़ित पक्ष थे, जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो मुकदमा नहीं करा सके। और किसी मामले को डिले में एफआईआर कराना, या आप कहते हैं कि पुराना है तो बाद में एफआईआर हुआ, तो उसके पीछे तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम नज़ीरों में कहा हुआ है कि अगर डिले सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट वो जस्टिफाइड है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन आता है कि हाँ ये डिले एफआईआर हुई है तो उसका रीज़न क्या है। तो अगर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट है तो फिर वो डिले नहीं है। जब वादी ने को मौका मिला या जब उसको लगा कि हमारी सुनी जाएगी तो उसने एफआईआर दर्ज किया। और किसी अपराध की गति तब होती है टू लॉन्च द एफआईआर, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। एफआईआर लॉन्चिंग पहले जरूरी है। तो अपराध तो पहले हुए थे, लेकिन एफआईआर जब उनके द्वारा लॉन्च की गई तो फिर उसकी कार्रवाई आगे हुई। अरुण भाई, यही सवाल लेना चाह रहा हूँ, सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि 2019 से आजम खान पे जो मुकदमे हुए, एक लाइन लग गई लंबी मुकदमों की छड़ी, और नाम आया किसी अधिकारी के दबाव में लिखवाए गए। तो क्या लगता है कि किसी अधिकारी के दबाव में मुकदमे लिखवाए गए, या 19 से पहले तो कोई मुकदमा नहीं था आजम खान साहब के ऊपर, बाद में क्यों लिखवाए गए, क्या वजह? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं रामपुर का ही रहने वाला हूँ, कि आज़म खान साहब की जो यूनिवर्सिटी है वो इसी वक्त बनकर तैयार हुई है। और सरकार बदलने के बाद जब कुछ शिकायतों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारी सुनवाई हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी या आज़म खां हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, तब लोगों ने अपनी शिकायतें करना शुरू की और देखा देखी सभी पीड़ित निकल के आने लगे और उन सभी के मामले दर्ज हुए। जैसा कि आपने अभी पूछा कि किसानों की ओर से 27 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो मुझे जहाँ तक याद है वहाँ ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी में इनके द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं वो बेहद कम है। वहाँ ग्राम समाज की ज़मीनें यूनिवर्सिटी के कब्जे में है, ऐसा आरोप है। चक रोड कब्जे में है, ऐसा आरोप है। नदी की ज़मीनें कब्जे में है, ऐसा आरोप है। वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन शत्रु संपत्ति की है, वो भी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में है, उस पर भी अवैध कब्जा किया गया, ऐसा आरोप है। मेरा सवाल सुनिए वकील साहब एक मिनट, 19 से पहले क्यों मुकदमे नहीं लिखवाए थे? 19 के बाद चूंकि कार्रवाई शुरू हो गई, आजम खां के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और उसी को देखते हुए सभी लोगों ने अपने आवेदन किए। हाँ, और जांच में वो बातें पाई गई, इसलिए वो मुकदमे हुए। देखिए, किसी भी अधिकारी द्वारा दबाव जनता पे नहीं बनाया जा सकता। रामपुर के ही लोग हैं जिन्होंने मुकदमे कराए हैं और वही लोग आज न्यायालय में गवाही दे रहे हैं, इसीलिए सजा हो रही है। अगर ये दबाव में कराए गए होते तो अधिकारी के जाने के बाद कोई गवाही नहीं देता। वकील साहब, मुर्गे चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, शराब की बोतल चोरी, इतने बड़े नेता के खिलाफ ऐसे मुकदमे, मुर्गे चोरी, क्या है वकील साहब? ये क्या जायज सवाल है? मतलब ये क्या जायज है? नहीं, मैं ये आप ये बताइए, जायज है? ये जो बात आई है, मुर्गे चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये क्या जायज है आज इतने बड़े नेता के खिलाफ मुकदमा लिखवाना? देखिए, मेरा सीधा प्रश्न है और इसमें एक चैलेंज है कि यदि आप या जो ये लोग बात कह रहे हैं कि मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, अगर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल मुकदमा हो तो वो दिखाएं। ऐसा कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ जिसमें सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया हो कि मोहम्मद आजम खां, उनकी पत्नी या बेटे ने हमारी मुर्गी चुरा ली या हमारी भैंस चुरा ली या हमारा सामान चुरा लिया। ये सब वकील साहब, आजम खान तो बार बार कह रहे हैं कि मुर्गी चोरी। अब मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ आपको। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ 2 क्षेत्र हैं, एक ग्राम डूंगरपुर और एक शहर के अंदर है यतीम खाना। ये 2 जगहें हैं जहाँ आजम खान द्वारा अपने शासन में, सपा के शासन में लोगों को वहां से हटाया गया और उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने एक जगह चिन्हित की यतीम खाना और वहां उनका प्रोजेक्ट आया बाद में रामपुर पब्लिक स्कूल, जिसे मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट चलाती है और उस ट्रस्ट के मोहम्मद आजम खां आजीवन सदस्य हैं, आजीवन वाइस चांसलर हैं। उनकी पत्नी प्रबंधक हैं उस ट्रस्ट की, उनके बेटे CEO हैं।
तो लगभग उन्हीं का परिवार उस ट्रस्ट को चलाता है और उस ट्रस्ट से वो स्कूल चलता है। तो अब इसके पीछे की बैकग्राउंड ये है कि यतीम खाना में बहुत गरीब लोग रहते थे जो अपने पशुपालन, मुर्गी पालन इत्यादि करके वहाँ अपना रोजगार चलाते थे। वहाँ डेयरी चलती थी। इन्होंने उस जगह जाकर लोगों से कहा कि मुझे यहाँ स्कूल बनाना है, आप इसे खाली करिए। लोगों ने विरोध किया। इन्होंने प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करते हुए बिना किसी न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किए रातों रात वहाँ फोर्स लगा के उनका सामान जबरन भर के कहीं और फिकवा दिया गया और वहाँ पर बुलडोजर चलाकर उनके मकान तोड़ दिए गए। यही आरोप है एफआईआर में और यही उनके बयान है अदालत में जिनके आधारों पर सजा हुई है। तो जब लोगों ने ये कहा कि हमारा मकान बुलडोजर चला के तोड़ दिया, उससे पहले उन्होंने हमारी गाय, भैंस, बकरी, हमारा घरेलू सामान, टीवी, फ्रिज, हमारा जेवर, ये सब उठा के ले गए। तो अगर कोई जबरन किसी का सामान उठा के ले जाए, भले ही वो इस्तेमाल ना करे, फेंक दे, नष्ट कर दे, लेकिन उस पर लूट और डकैती की धारा ही बनती है। और ये सारा जो कुछ हुआ, ये आजम खान के कहने पर, आजम खान की कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ। और बाद में देखिए कि वो जो भूमि खाली कराई गई, उस पर रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग आज भी खड़ी है और उसकी बेनिफिशियरी कौन है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट के बेनिफिशियरी कौन है? मोहम्मद आजम खान, उनका परिवार। तो ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी। आपने एक बात और कही कि एक शराब की दुकान थी और शराब की दुकान पे आजम खान, उनकी पत्नी ने शराब की दुकान में लूट करवाई या गले से पैसे निकाले। वास्तविकता ये है कि उसने कंप्लेंट की है जिसकी दुकान थी कि साहब मेरी यहाँ दुकान थी जिसका अलॉटमेंट सरकारी विभाग से था, इन्होंने वो अलॉटमेंट रातों रात रद्द करा दिया और मेरी बिल्डिंग का अलॉटमेंट अपनी पत्नी और बेटे के नाम करा दिया। और अचानक से उनके लोग और कुछ पुलिसकर्मी जो उनके लिए काम करते थे वो आए और उन्होंने हमारा सामान सब लूट लिया, ट्रकों में भर लिया और उसमें से हमारे गले के जो पैसे थे वो चुरा लिए और हमारा जितना भी सामान था सब भर के ले गए। तो इट अमाउंट्स टू लूट। तो ये आरोप उसके साथ हैं। अब वो बताएं क्या उन्होंने वास्तव में वो अलॉटमेंट कराया अपनी पत्नी के नाम या नहीं। देखिए, बेनिफिशियरी हैं वो, उनकी पत्नी और बेटे के नाम वो शराब की दुकान का आवंटन हुआ, ये रिकॉर्डेड फाइंडिंग है। जी। अच्छा पांडे जी, इन केसों को आपने कोर्ट में भी आपने सिद्ध करने की कोशिश की होगी, तो किस आधार पे आपने ये केसेस को सिद्ध किया कि मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, ये क्या? देखिए, इसके ये जो आपने 3 बातें इसमें कही हैं, तो ये 3 मामलों से संबंधित हैं। जो पशु चोरी के संबंधित मामला हो तो यतीम खाना है। जैसे अभी अरुण प्रकाश जी ने बताया है कि अगर कि उकसावे में आकर के ये अपराध किया गया है और उसे भैंसियाँ वगैरह, पशु वगैरह छोड़ दिए गए। आपकी बात तो बड़े नेता के खिलाफ ये मुकदमे क्या जायज थे? देखिए, मुकदमे करने वाले ने जो तथ्य दिए हैं और उसके आधार पर जो सबूत आए हैं, उसके आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि जो छोटे मामले, जो बड़े मामले जो भी हुए, इनके मामले में इनके विरुद्ध सबूत हैं। जो मामले सजा हो चुके हैं और वो मामले अभी माननीय उच्च न्यायालय में सब जुडिस हैं और अधीनस्थ न्यायालय से सजा हो चुके हैं, तो उसके बारे में तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि वो मामले न्यायालय में प्रोसिक्यूशन ने साबित किया है। और मामले ऐसे हैं जिसमें एविडेंस उनकी चल रही है और उसमें सबूत के आधार पर जो उसके एविडेंस हो रही है, जो बाद में उसके रिजल्ट बाद में आएंगे। अच्छा वकील साहब, एक मेरा सवाल है कि आजम खान बार बार एक सवाल अपना बयान देते रहे कि सरकारी ज़मीन पर उन्होंने एक आसरा योजना के तहत घर बनाए, गरीब तबके के लोगों को घर दिए। क्या ये कोई गुनाह है? इसमें भी उन्हें सजा हो गई, ये क्या था? देखिए, हमारा कानून ये कहता है कि अगर आपका अपना घर है और वो आपने किराए पर किसी को दिया, तो आप उन्हें बिना न्यायिक प्रक्रिया के पालन किए आप उन्हें उठाकर नहीं फेंकेंगे, आप उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल नहीं करेंगे। बहुत सारे गरीब लोग एक डूंगरपुर गांव में रहते थे और ऐसी बहुत सारी रामपुर में जगहें हैं जो नॉन जेड हैं, सरकारी हैं। तो यहाँ पर आजम खान ने, चूंकि उनके विरोधी पक्ष के थे, समाजवादी का समर्थन नहीं करते थे, इसी राजनीतिक विद्वेष से उन्होंने वहाँ गए और उन्होंने उस ज़मीन को जबरन बिना किसी प्रक्रिया का पालन करे खाली कराया, बुलडोज़र चलाए, उनके मकान तोड़ दिए और वहाँ भी वही हुआ कि उनके पशु, उनका सामान सब भर के ले गए, उसे नष्ट कर दिया, उसे लोगों को बांट दिया। तो वहाँ पर इन्होंने आसरा कॉलोनी बाद में बनाई और आसरा कॉलोनी में जो आवंटन किए गए उसमें भी गरीबों की अनदेखी की गई।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो मकान दे दिए गए, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास जायदाद हैं, उन लोगों ने उस आसरा कॉलोनी को बरता। तो यही आरोप था एफआईआर में, यही उन लोगों ने बयान दिए हैं और इसी के आधार पर मामले चल रहे हैं। आपसे सवाल लूंगा, क्या गरीब को घर देने में उनके खिलाफ मुकदमे लिख गए, ये जायज है? उसके बाद उनको इस केस में सजा भी हो गई, तो इसको आपने किस तरीके से कोर्ट में सिद्ध किया, क्या था? ये डूगरपुर के 5 मामले अभी सब जुडिस हैं, उनका निर्णय आना है और कुछ मामले जो हैं निर्णीत हुए हैं, 7 मामले निर्णीत हुए हैं, उसमें 2 में हमारी सज़ा हुई है। तो जो सज़ा हुई है वो मामला भी माननीय उच्च न्यायालय में सब जुडिस है। उसमें प्रपत्र से ये साबित हुआ है कि विधिक प्रक्रिया का प्रयोग किए बगैर ये जो है उन्हें विस्थापित किया गया वहाँ से। और उसमें ये भी आया हुआ है कि पहले ये ज़मीन प्राइवेट ज़मीन थी, 2012 में ये सरकारी ज़मीन घोषित कराई गई। सरकारी ज़मीन घोषित कराई गई 3 फरवरी 2016 की जो घटना हुई थी, उस समय उस ज़मीन से संबंधित मामला जो सज्जाद अली वगैरह ने किया था, वो मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया था। उसके पहले वो रिजल्ट आया जून में 2016 में, और उसके पहले ही 3 फरवरी को वो पेंडिंग रहते हुए ही ये एक अपराध हो गया, जो 3 फरवरी 2016 को कुछ लोगों को हटाया गया वहाँ से। और फिर जो बचे हुए थे लोग, उनको 6 दिसंबर 2016 को वहाँ से हटाया गया और बुलडोज़र चला के उनके मकानों को ध्वस्त करके हटाया गया। तो इन दोनों घटनाओं के संबंध में एक-एक मामले में दोषसिद्धि हो चुकी है आज़म खान साहब को और लोगों को। तो ये मामला सब जुडिस है, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य से ये आया कि इसमें विधिक प्रक्रिया का पालन कई स्तरों पे किया गया है। आवंटन हुआ नहीं, आवंटन प्रपोज़ कर दिया गया, मकान बने नहीं, अभी पूरी तरह से फर्निश्ड हुए नहीं थे, तब तक आवंटन कर दिया गया। बिना मैप के शुरुआत कर दी गई थी, मैप नवंबर 2015 में बना, शुरुआत उसके पहले हो गई। तो इस तरह से ये सब दस्तावेज ये काफ़ी थे कि विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इस प्राइवेट ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित करा करके उसके बाद जो है जो और लोग थे उनको वहाँ से विस्थापित किया गया। अच्छा अरुण भाई, एक मामला और है जिसको आजम खान द्वारा शराब की दुकान, शराब खाने के ऊपर कब्जे का है, जिसमें उनके ऊपर गल्ला चोरी का इल्जाम है, शराब की बोतल चुराने का इल्जाम है। आप सोचिए, इतना बड़ा नेता आजम खान की शराब की बोतल चुराएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुकदमा सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने शराब की बोतल चुराई या गले से पैसा चुराया। मुकदमा उसका ये है कि मेरी दुकान जबरन खाली करा ली गई और जो मेरा सामान जिसमें शराब और गल्ले का पैसा भी था वो भी लूट लिया गया। और उसका ये भी कहना है कि मेरी ये बिल्डिंग जो मुझे पिछले 40 साल से अलॉटेड थी, गैर कानूनी रूप से रातों रात इन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के नाम अलॉट करा ली। तो पूरा इंटायर केस आप देखिए, इंटायर केस ये है कि इन्होंने उस बिल्डिंग को हथियाने के लिए उसे रातों रात अलॉट करा लिया और जबरन खाली कराते हुए उसका सारा सामान उठाकर ले गए। तो केवल उसका एक एक पहलू बताना कि गले से उसमें पैसे भी निकाले गए, शराब की बोतलें निकाली गई, ये आपको लगता है अरुण भाई कि आजम खान शराब की बोतल चुरवाएंगे किसी से, या शराब खाने का गल्ला चुरवाएंगे किसी से? लग रहा है देखिए, जब कोई कहना नहीं मानता है और उससे किसी बात को लेकर नाराजगी होती है और यहाँ तक होती है कि अलॉटमेंट करा के उसको पुलिस बल से और अपने लोगों से खाली कराया जा रहा है, जबरन सामान फेंका जा रहा है, तो उसमें यह भी संभव है कि उसका वो सामान लूट के किसी को दे दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया, लेकिन आईपीसी के अंतर्गत वो लूट ही रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम होगा कि आजम खां के सपा शासन में रामपुर में जितनी पुरानी इमारतें थीं जो 100 वर्ष से पूर्व की हैं, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि उन्हें बिना अनुमति के ना तोड़ा जाए, रातों रात तमाम नवाब गेट, शाहबाद गेट, शहर के तमाम गेट तोड़ दिए गए, तमाम मज़ार तोड़ दी गई। ओरिएंटल स्कूल है, वहाँ पे भी कब्जा किया गया। अगर आप कर रहे हैं तो गेट बनवा भी तो दिए गए। देखिए, गेट तोड़ देना, बनवा देना, आजम खां किंग नहीं है। आजम खां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनता की राय से काम करना चाहिए। जो खून पसीने की मेहनत की कमाई हम लोग टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, जो जनता से पैसा आता है, आप भलीभांति जानते हैं, उसका इस्तेमाल तोड़ के बनाने के लिए नहीं है। अगर उन्होंने अस्पताल बनाया होता, सरकारी अस्पताल को बढ़ाया होता, उन्होंने शिक्षक संस्थान को सरकारी को बढ़ाया होता, तो लोग उसी की तारीफ करते। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से रामपुर शहर बनाने के लिए, अपनी नवाबियत दिखाने के लिए गेटों को तोड़ा, फिर नया बनवाया। इससे क्या फायदा हुआ? पांडे जी, सवाल मेरा यही है
वहाँ तक जायज़ है शराब खाने की बोतलों का इल्ज़ाम, क्या ये इल्ज़ाम जायज़ है? बोतल चोरी भी आपने लगा दी, किताब चोरी भी, फर्नीचर चोरी भी। देखिए अरुण जी ने बोतल और गल्ले की बातें बता दी है, वही बात मेरी भी है। एक किताब वाली बात आप करते हैं, तो एक आलिया मदरसा हुआ करता था, होगा, मुझे बहुत जानकारी नहीं वर्तमान में क्या है। और उसकी वो इन्हीं के ट्रस्ट द्वारा संचालित होती थी या जैसे भी हो, तो उसकी किताबें करीब 8-9 हज़ार किताबें जो हैं वहाँ से हटा ली गई। हटा ली गई वो किताबें पाठ्यक्रम की किताबें नहीं थी, वो कुरान थी, रामचरितमानस था और भी तमाम बड़ी बेहतरीन किताबें थी जो आम तरीके से मिलना मुश्किल है। वो वहाँ से हटा ली गई। हटा करके फिर वहाँ कब्ज़ा कर लिया गया और बाद में वो किताबें जो हैं, वो एंटीक किताबें जो हैं, वो मिली कहाँ? यूनिवर्सिटी के अंदर से मिली। जब यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़ी गई, जब वहाँ से रिकवरी हुई तो वहाँ से मिली। फर्नीचर मिले, जो वहाँ की फर्नीचर नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि देखने में तो छोटी लगती है किताब चोरी, लेकिन जो यहाँ की संपत्ति नहीं है, जो यूनिवर्सिटी की संपत्ति नहीं है, कहीं दूसरी जगह की संपत्ति है, अगर वहाँ से उठा करके ला करके अगर हम यहाँ रखते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। वही इसमें हुआ था, जो बाद में ओरिएंटल कॉलेज करके नाम उसका बना था, पहले दूसरा नाम से था, तो वो करके वहाँ उस तरह से अपराध किया था। तो अब देखिए शब्दों का खेल है कि किस तरह से शब्द प्ले करके कि किताब चोरी हम करेंगे। अब हम इतने बड़े हैसियत वाले हम किताब चोरी करेंगे, हम इतने बड़े हैसियत वाले हम मुर्गी चोरी करेंगे, हम ये चोरी करेंगे, वो चोरी करेंगे। अब आम जनता के सामने ये बातें जाती हैं तो आम जनता हम लोगों से भी पूछती है, अरे आप लोग क्या मुकदमा लड़ रहे हो, क्या ऐसे चोरी है? तो हम लोग का जवाब यही होता है कि आप पत्रावली देखें। आप चूँकि आपकी पहुँच पत्रावली देखने तक नहीं है, लेकिन अगर पत्रावली देखी जाए, उसमें जो सबूत देखा जाएगा, उसके आधार पता चला कि वास्तविकता में किस तरीके का अपराध है। क्योंकि जितने मामले ये सब हुए हैं, डायरेक्ट वहाँ घटनास्थल पर खुद मौजूद होकर के इनके द्वारा अपराध नहीं किया गया, बल्कि इनको द्वारा उकसाया गया और उकसाने के अनुक्रम में जो और लोग थे, अभियुक्त जो बने हैं, उन्होंने अपराध किया था। हाँ, यतीम खाने वाले मामले में कुछ गवाहों ने कहा था कि जिस रात में या जिस सुबह में ये घटना हुई थी 15 अक्टूबर 2016 की, उसके पहले रात में आए थे और इन्होंने कहा था खाली करना है, इसको किसी भी हालत में खाली करना, ऐसे ओरल एविडेंस आए हैं। तो एक बार अगर कह के चले गए कि हाँ खाली करना है और उसके बाद में अधिकारियों को बता दिया, जो उनके और साथ में उनको बता दिया भाई खाली करना है, तो उस समय वो मंत्री थे, अब उनका कहना मानना ही मानना है, तो उनके उकसावे में आकर के जो ये अपराध ये ये कार्य किए गए और वो कार्य आ गया, अपराध की श्रेणी में आ गया। तो जब आ गया तो जिनके उकसान हम किसी से कह दें कि जाके उनको मारो, हमारे कहने पे जाके उनको मारता है। हम थोड़ी ना कह दें कि हम तो यहाँ बैठे थे, उसने जाके मारा, उसका काम है। हम भी दोषी हैं, दोषी हम भी हैं। और ये साजिश का भी तमाम एविडेंस तमाम मामलों में साजिश का है और इत्तेफ़ाक की बात है कि इत्तेफ़ाक की बात नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि बेनिफिशियरी तमाम मामलों में यही हैं, चाहे शत्रु संपत्ति का हो। अब शत्रु संपत्ति वाले मामले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, पन्ना फट के निकला, दूसरा पन्ना लगा और ये एनिमी प्रॉपर्टी चारदीवारी में गई। तो और इसी तरह से भी और मामले हैं, सारे के बेनिफिशियरी यही हैं। और वाकिफ़ की मंशा यतीम खाने में क्या रही कि यतीम खाना बनाया जाए, तो रामपुर पब्लिक स्कूल बना तो क्या यतीम खाना है? अरे भाई, आप केवल ये कह के नहीं बच सकते ना कि हम इसमें बिना पैसे के पढ़ाएँगे लोगों को, यतीमों को पढ़ाएँगे। यतीम खाना का मतलब होता है उसमें बच्चों की पैदाइश, बच्चों की परवरिश, बच्चों का रहन-सहन वो होता है। और स्कूल का काम एक ही होता है, उसमें पठन-पाठन होता है। आप बिना पैसे के पढ़ा करके मान लो यतीमों को पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ, लेकिन यतीम खाना का रूप स्कूल का रूप, दोनों में बहुत अंतर है। यतीम खाना का पर्पज़ दूसरा है, स्कूल दूसरा है। और फिर उसको जो जिस आधार पर नवाब काज़िम को हटाया गया था, जिन आरोपों के आधार पर, घुमा-फिरा के वही लाभ खुद ले लिया। अरुण भाई, यतीम खाने पर ही मैं आता हूँ। एक यतीम खाने का ही प्रकरण मामला है, फिर दूसरा 27 किसानों का एक मामला है। ये दोनों मामले ज़रा थोड़ा-सा क्लियर करेंगे सर क्या? देखिए 27 किसानों का मामला ये है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें लगभग 500 एकड़ ज़मीन है और 500 एकड़ ज़मीन के आज भी वो प्रपत्र नहीं दिखा सकते। उसमें ना केवल सरकारी ज़मीनें हैं, बल्कि ऐसे किसानों की छोटी-छोटी ज़मीनें हैं जिनसे बैनामा कराना भी मुनासिब नहीं समझा और जिन लोगों से बैनामे करा लिए गए, आप उस वक़्त के तत्कालीन अखबार, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, तो उसमें ये बात आई है कि इनके एक बहुत करीबी पुलिस अधिकारी थे, श्री आले हसन,
उनके द्वारा उनके किसानों के बच्चों को उठा लिया जाता था, उनके छोटे भाई को उठा लिया जाता था, उन्हें झूठे एनडीपीएस के मुकदमों में बंद करने की धमकी दी जाती थी और बंद किया गया, और उन्हें कंपेल किया गया कि वो जमीन यूनिवर्सिटी को दें। किसी किसान से उसके जीवन भर की पूंजी जिस पर वो आश्रित है ले ली जाए तो इसे किस प्रकार से आप छोटा कहेंगे? अगर वो सत्ता के दबाव में मुकदमे उस वक्त नहीं लिखा पाए और उन्होंने बाद में माहौल सही होने पर मुकदमे लिखवाए तो किस तरह से उन्हें छोटा मुकदमा कहा जाएगा? तो 27 किसानों के मामले, साथ ही साथ उनमें ऐसे किसान भी हैं जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट समाज से थे और शेड्यूल कास्ट को कमजोर मानते हुए ये व्यवस्था है कि उनकी जमीन खरीदने से पूर्व प्रशासन से अनुमति ली जाएगी। उसमें अनुमति भी नहीं ली गई और उनके बैनामे करा लिए गए। आपको एक तथ्य और बताएं, जब मुकदमों की मैंने स्टडी की, ये बैनामे रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं होते थे, ये बैनामे आजम खां के घर होते थे। रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी सारे सामान के साथ उनके घर आते थे, किसानों को वहां बुलाया जाता था और वहां बैनामे एग्जीक्यूट होते। इस तरह बैनामे हुआ। तो 27 लोगों ने, जब एक दो ने मुकदमे किए तो 27 ने, सभी ने अपनी विधिक जानकारों से तहरीरें लिखवा के मुकदमे दायर किए। बहुत सारे लोगों से उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि अगर गवाही नहीं आती तो संदेह का लाभ देते हुए उस मुकदमे को बरी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा अपराध हुआ ही नहीं। अभी देखिए 14 मुकदमों में 7 में सजा हुई है, 7 दोषमुक्त हो गए। तो कहीं ना कहीं उन छोटे लोगों ने सोचा कि ये राजनीतिक बड़ा परिवार है, हम इनसे कहाँ दुश्मनी मोल लेंगे, और उन्होंने प्रॉपर गवाही अदालत में नहीं दी। इस आधार पर उनके मुकदमे बरी हुए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ बिल्कुल मामले थे ही नहीं। और ये आखिरी सवाल आप दोनों से मैं लेना चाहता हूँ कि आजम खान के सारे इतने सारे केसेस से जुड़े सब आप देखते हैं, तो क्या कोर्ट में ये केसेस को हैंडल करने के एवज में आपको कोई समस्या आई अभी तक या नहीं? देखिए, समस्या तो ये है कि जब किसी बड़े व्यक्ति के विरुद्ध मामले चलते हैं, उसे अभियुक्त बनाया जाता है, तो उसमें हमें देखना होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके सापेक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं या नहीं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसमें साक्ष्य पूरे प्रस्तुत करें। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस ये है कि संदेह का लाभ देकर उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में मुलजिम को लाभ ना मिले, इसका हमारा पूरा प्रयास रहा। तरह तरह के दबाव भी होते हैं कि बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर सरकार दोबारा बनी तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है, आपके विरुद्ध भी मुकदमे हो सकते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना होता। हमने अपने मुकदमे में ज़रूर ध्यान दिया कि हाँ, जो मुकदमे गरीबों द्वारा लिखाए गए हैं उनमें ऐसा कोई साक्ष्य का अभाव ना हो जिससे ये मुकदमे गलत तरीके से बरी हो जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आजम खां के खिलाफ जो टोटल मुकदमे लगभग 104 हैं या उनके परिवार के विरुद्ध हैं, तो आप देखेंगे वो मुकदमे फोर्जरी से संबंधित हैं, वो मुकदमे भाषणों से संबंधित हैं जिसमें देश का सम्मान, संप्रदायों का आपस का शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना, इस तरह के मुकदमे हैं। जो अधिकारी प्रशासन के चुनाव करा रहे हैं उनके लिए गलत ज़बान इस्तेमाल करना, उनको अपशब्द कहना, उनके माता पिता को अपशब्द कहना, इस तरह के मुकदमे हैं। इसके अलावा जो प्रतिद्वंदी हैं, जैसे चुनाव लड़े तो दूसरी प्रत्याशी श्रीमती जयप्रदा नाटा थी, उनके लिए अपशब्द कहे गए, महिला सम्मान के खिलाफ थे। मतलब वो कुछ भी कह देते हैं, जैसे तानाशाह का रवैया हो जाता है। ये बात सही है कि वो 10 बार, 12 बार, 13 बार चुने गए, तो इस बात पे तो उन्हें जनता का एहसानमंद होना चाहिए कि जनता से उन्हें जो प्रेम मिला, जो चीज़ें मिली, उसका उपकार वो कैसे चुकाएं। लेकिन उन्होंने बर्ताव किया जैसे एक तानाशाह करता है। और दूसरी बात यह है कि बाकी मुकदमे, जैसे आप ये देख रहे हैं डूंगरपुर के यतीम खाने और किसानों के, ये तो सब लैंड के हैं, लैंड ग्रैबिंग के हैं। इसके अलावा 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट, ये सारे मुकदमे फोर्जरी के। आजम खां खुद लॉ ग्रेजुएट हैं, वो LLM करते हुए थे और उसके बाद उन्होंने वकालत भी की। ये कह देना कि वो कानून से अनभिज्ञ हैं, ये छोटी बात होगी। अब्दुल्ला आजम भी MTech हैं और उनकी मदर जो प्रोफेसर रही हैं, हमने उन्हें देखा है, तो वो भी बहुत समझदार है। ये लापरवाही में नहीं हुए हैं, बल्कि इस सोच के साथ हुए हैं कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा होगा, कौन शिकायत करे। आप देखिए, जो लड़का MTech तक क्वालिफिकेशन कर गया और उसके बाद अचानक से इलेक्शन से पहले वो कहता है नहीं साहब मेरे तो जन्मतिथि गलत हो गई है, और नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है बिना पुराना कैंसिल कराए। एक पासपोर्ट उसके मदर फादर बनाते हैं बचपन में, जब वो माइनर थे,
तब उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 1993 थी। उसके बाद जब वो मेजर हुए उन्होंने दूसरा पासपोर्ट बनवाया, उसमें भी 93 थी। फिर चुनाव लड़ने से पहले जब दस्तावेज बदले जा रहे थे फिर उन्होंने यही 1990 का बनवा लिया। ऐसे ही 2 पैन कार्ड की बात है, तो दोनों पैन कार्ड इस्तेमाल भी हुए। पैन कार्डों से इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया है, दोनों पैन कार्डों से बैंक अकाउंट खोले गए हैं, बैंक अकाउंट चले हैं, और इलेक्शन में नया पैन कार्ड इस्तेमाल कर लिया गया जबकि वो पासबुक से मैच नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारी बाध्यताएं हैं किसी भी आवेदन को करने में, एज अ प्रत्याशी जब उन्हें अपना आवेदन करना था तो उस आयु सीमा को पार करने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आपको झूठे स्टेटमेंट देना, झूठे कागज प्रस्तुत करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। तो 420, 467, 68 और 471 आईपीसी ये बहुत संगीन मामला है। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, और मैं तो कहता हूँ न्यायपालिका ने इनके साथ बहुत रियायत की है जो इन्हें केवल 7 वर्ष की सजा दी है। अगर कोई आम आदमी होता तो इसमें कम से कम उसे 10 वर्ष या उससे ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती। सर, आपको भी कोर्ट में सारी सब केसेस को देखने में समस्या आई? नहीं, क्योंकि हमारी एक टीम रही है तो वैसी समस्या नहीं आई, क्योंकि हम लोगों का प्रोफेशनल काम है ये। और बट विवेचना के संबंध में जो ये था ना कि दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य का संकलन होना, और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन लेवल पे चाहिए उस तरह संकलन होना कई केसेस में नहीं रहा। तो उसके लिए अनुरोध न्यायालयों से किया गया, और उस पर केस लॉज भी दिखाए गए कि नहीं, न्यायालय 242 3 धारा सीआरपीसी की पहले वाली रही है कि अगर ट्रायल के समय प्रोसिक्यूशन अपने सारे सबूत पेश कर सकता है, तो उसमें चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री है। तो कई गवाहों को 311 का एप्लीकेशन दे के बुलाया गया, और कई दस्तावेजों को तलब कराया गया। और ऐसा नहीं है कि दस्तावेज हमारी तरफ से ही तलब हुए, डिफेंस को भी अवसर मिला था। डिफेंस एविडेंस के दौरान उन्होंने भी दस्तावेज तलब कराए, और न्यायालय का निर्णय तभी तो आया कि समग्र साक्ष्य का मूल्यांकन का मतलब यही है कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए गए और उनके द्वारा साबित कराए गए तथ्य जो संदेह से परे हों, और बचाव पक्ष द्वारा उसको काटने के लिए जितने भी सबूत पेश किए गए वो कितने मजबूत रहे, उनकी क्वालिटी क्या रही। इन समग्र साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंची है, और जिसमें सजा हुए हैं उसमें वास्तव में दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का एक मजबूत संकलन रहा है, और न्यायालय में वो सब प्रस्तुत हुए हैं। और जैसा कि अरुण जी ने कहा कि कुछ मामले जो हमारे दोषमुक्त हुए हैं, तो गवाह के मौखिक साक्ष्य अगर कमज़ोर हैं, चाहे दबाववश कमज़ोर हो जाए, चाहे उसको भय में आने के हो जाए, तो ऐसे मामले जो दोषमुक्त हुए हैं तो उसमें से कई मामलों में स्टेट की तरफ से अपील भी हुई है, जो कि हम लोगों ने समझा कि बावजूद थोड़ी सी गवाही ऐसी आई है, बट ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में जाने लायक है अपील के तौर पे, तो उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्टेट अपील की गई है। और उनकी टीम में बड़े वकील थे, लेकिन हम लोगों की भी एक टीम थी, तो फिर कहीं कोई दिक्कत पड़ती थी तो फिर हम लोग अपने परिचितों से, साथियों से उसके बारे में अध्ययन करके उसको रखते थे। मामला बड़ा तो था, बट अभी भी है, मामले जो चल रहे हैं बड़े मामले चल रहे हैं, अभी भी मेहनत है, और टीम जो है वो मेहनत अपनी करेगी, और आगे साक्ष्य जो है दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य अच्छी तरह से प्रस्तुत करेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ थे अरुण प्रकाश सक्सेना जी, रामपुर के जाने माने वकील हैं और जॉइंट डायरेक्टर थे जो रिटायर हो चुके हैं, शिव प्रकाश पांडे जी, जिनसे हमने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के सारे केसेस पे तफसील से चर्चा की, शुरू से लेकर आखिर तक। उनके बयानों पर भी हमने चर्चा की, जो हमने अपने दर्शकों तक हम लेके आ रहे हैं यूपी तक पर। तो देखते रहिए यूपी तक। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।